नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम गोता लगा रहे हैं थिबॉट में रिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स में। हम इसके कुछ अंशों और सारांशों को देख रहे हैं, मतलब इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद, देखिए, ये समझना कि ये डोपामाइन चीज़ है क्या, हमारे अंदर कैसे काम करती है, और आजकल की जो ये डिजिटल दुनिया है, इतनी तेज़ रफ्तार, ये हमें हर वक्त इतना उत्तेजित, इतना स्टिमुलेटेड क्यों महसूस कराती है। और फिर ये जो डिटॉक्स का आइडिया है, मतलब उत्तेजनाओं से थोड़ा ब्रेक लेना, ये कैसे हमें अपना फोकस, अपनी प्रेरणा वापस पाने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। असल में हम उन तरीकों को खोजना चाहते हैं जिनसे हम अपनी सेहत, अपनी आर्थिक स्थिति, मानसिक शांति और अपनी पर्सनल ग्रोथ को बेहतर बना सकें। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और ही रहता है, एक अजीब सी कमी ऐसी लगती है। हाँ, ये आजकल बहुत आम बात है। हाँ, वही तो, ध्यान लगाना जैसे मुश्किल हो गया है। और छोटी छोटी चीजें, फोन बज गया या कोई नोटिफिकेशन आ गया, और हम अपने बड़े लक्ष्यों से भटक जाते हैं। तो ये किताब इसी चुनौती पर बात करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डोपामिन, इसे अक्सर खुशी का केमिकल कह देते हैं, पर किताब कहती है कि ये पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। डोपामाइन असल में खुशी या कह सकते हैं संतुष्टि, फुलफिलमेंट का केमिकल नहीं है। ये उस चीज को पाने की चाहत या प्रेरणा, मोटिवेशन से ज्यादा जुड़ा है जो हमें लगता है कि खुशी देगी। अच्छा। हाँ, जैसे खाना, सोशल मीडिया पर कोई लाइक या कोई नया अनुभव, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है, हमें जरूरी चीजों की तरफ धकेलता है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये चाहत वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो ये चाहत वाला हिस्सा, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब डोपामिन हमें इनाम की उम्मीद में दौड़ाता है, पर जरूरी नहीं कि इनाम मिलने पर हमें वो गहरी वाली संतुष्टि मिले। बिल्कुल सही कहा। कई बार तो इनाम पाने के बाद भी एक खालीपन सा लगता है। जैसा म्यूरिस जिक्र करते हैं किताब में कि सच्चाई ये है कि कोई भी बाहरी उत्तेजना आपको वो गहरी संतुष्टि कभी नहीं दे सकती जिसकी आप असल में तलाश कर रहे हैं। इसी वजह से इसे कभी-कभी और ज्यादा का अणु या मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी कहते हैं। ये हमें हमेशा अगले इनाम की तरफ, अगली एक्साइटमेंट की तरफ धकेलता रहता है। और यहीं पर आजकल की दुनिया की मुश्किल सामने आती है ना। जैसे सोशल मीडिया है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, गेम्स और ये लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, हाँ, बिल्कुल। ये सब मिलकर एक अंतहीन उत्तेजना का माहौल बना देते हैं। ये डोपामाइन की कभी न खत्म होने वाली चाहत का एक चक्कर सा बन जाता है। और नतीजा ये कि हमारा ध्यान बटा रहता है। हाँ, ध्यान बंट जाता है। जरूरी कामों को हम टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं। और शायद ही कभी हम पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगी में उत्तेजना के मुख्य सोर्स क्या हैं, और क्या वो सच में हमें वो दे रहे हैं जो हम चाहते हैं, या सिर्फ हमें और ज्यादा की दौड़ में भगा रहे हैं। मतलब अपने बर्ताव पर एक नजर डालना यहाँ जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि डोपामिन के रोल को अगर हम गलत समझ लेते हैं तो हम अनजाने में ऐसी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं जो हमें गहरे संतोष से दूर ले जाती है। हम बस उस पल की उत्तेजना को ही खुशी मान बैठते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स जैसे माइकल लेविन या रॉबर्ट सपोल्स्टी, वो डोपामिन के इस सीधे साधे मॉडल को चैलेंज भी करते हैं। वो कहते हैं कि इसका रोल शायद और भी जटिल है। शायद ये अनिश्चित इनामों, अनसर्टेन रिवॉर्ड्स की तरफ जो खिंचाव होता है उससे ज्यादा जुड़ा है। ये बार बार चेक करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये समझा सकता है कि क्यों अप्रत्याशित चीजें जैसे वही नोटिफिकेशंस या स्लॉट मशीन इतनी ज्यादा एडिक्टिव क्यों हो सकती हैं, शायद एक तयशुदा पक्की खुशी से भी ज्यादा। अच्छा। और ये समझ हमें विलंबित संतुष्टि यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत मिलने वाले छोटे मजे के बजाय बाद में मिलने वाले बड़े सार्थक इनाम के लिए रुकने की जो क्षमता है, उसके महत्व को और ज्यादा समझने में मदद करती है। लगातार उत्तेजना के पीछे भागना इस जरूरी स्किल को कमजोर कर देता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये सिर्फ हमारी अंदरूनी चाहत का मामला नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया भी इसका, कह सकते हैं, फायदा उठा रही है, जिसे किताब डोपामाइन हाईजैकिंग कहती है। बिल्कुल, आजकल की टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग वो काफी हद तक इसी पर टिकी हैं। एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, विज्ञापन हैं, ये सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को छेड़ने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। हाँ। वो नोटिफिकेशन की आवाज, रंगों का इस्तेमाल, वो अंतहीन स्क्रोलिंग वाली फीड्स, ये सब हमें बांधे रखने के लिए हैं,
हमारी उम्मीद, एंटिसिपेशन को जगाए रखने के लिए। इसका एक बहुत आम उदाहरण है जब हम कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। हाँ, भले ही वो जरूरी न हो, दिमाग को एक छोटा सा हिट मिलता है और फोकस टूट जाता है। और ये इतनी चालाकी से डिजाइन किया गया है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी प्रेरणा को कैसे मोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो लगातार नई जानकारी, लाइक्स, कमेंट्स की उम्मीद जगाकर डोपामिन रिलीज करवाते हैं। लेकिन ये अक्सर बस कुछ पल का होता है, गहरी संतुष्टि नहीं देता। यही पैटर्न खाने की चीजों की क्रेविंग में भी दिखता है, खासकर मीठी और फैट वाली चीजें। उनकी आसान उपलब्धता और हमारे दिमाग पर उनका असर, वो हमें बिना ज्यादा मेहनत के तुरंत इनाम पाने का आदी बना सकता है। अब इस पर बहस चलती रहती है कि क्या चीनी वाकई ड्रग्स की तरह एडिक्टिव है, लेकिन ये तो साफ है कि ये आदत बन सकती है और हमारे हेल्थ गोल्स के आड़े आ सकती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान शायद हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग यानी दूर की सोचने की क्षमता पर होता है। किताब में लिखा है, दीर्घकालिक सोच आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का रहस्य है। सही बात है। लेकिन अगर हमारा दिमाग हर कुछ मिनटों में छोटे छोटे इनामों का आदी हो जाए तो फिर बड़े मुश्किल लक्ष्यों पर टिके रहना कैसे मुमकिन होगा? यही तो असली प्रॉब्लम है। लगातार उत्तेजना हमारे धैर्य को, मुश्किलों का सामना करने की क्षमता को और उन कामों पर ध्यान टिकाने की काबिलियत को कम कर देती है जिनमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, जैसे कोई स्किल सीखना हो, कोई बिजनेस बनाना हो या सेहत सुधारनी हो। जबकि अक्सर होता यह है कि फोकस वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। या फिर वो क्लासिक टालमटोल वाली सोच, इसे बाद में कर लेंगे। हाँ, एक और बड़ी चाल है उत्तेजना को सच्ची संतुष्टि समझ लेना। वो स्क्रॉल करने का जो थोड़ी देर का मजा है, वो गहरे संतोष का मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर है फोमो, चूक जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। ये हमें लगातार अपने डिवाइस चेक करने पर मजबूर करता है, इस डर से कि कहीं हम कुछ जरूरी चीज मिस ना कर दें। ये सोचने लायक है कि हम खुद इन मानसिक चालों के कितने शिकार हैं। और ये सारी चालें मिलकर जो जरूरी काम हैं उन्हें और भी ज्यादा बोरिंग बना देती हैं। जब दिमाग हाई स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है तो शांत, फोकस्ड काम वो उबाऊ लगने लगता है। हम तुरंत नतीजों की उम्मीद करने लगते हैं, जिससे उन एक्टिविटीज का आकर्षण कम हो जाता है जिनमें टाइम और मेहनत लगती है। तो अगर समस्या इतनी गहरी है तो इसका हल क्या है? यहीं पर किताब डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट लाती है। ये सुनने में थोड़ा ड्रामेटिक लग सकता है, पर इसका बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। जानबूझकर बाहरी उत्तेजनाओं को कम करना, ताकि हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो सके, थोड़ा रीसेट हो सके और अपनी नेचुरल सेंसिटिविटी वापस पा सके। म्यूरिस कहते हैं, जब आपको कम उत्तेजना की जरूरत महसूस होगी तो वो काम जो पहले चुनौतीपूर्ण, उबाऊ या थकाऊ लगते थे, वो ज्यादा आकर्षक और करने में आसान लगने लगेंगे। अच्छा। पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है जो सचमुच डोपामिन को निकाल देता हो। ये बस उत्तेजना के लेवल को कम करने का एक तरीका है, एक रेफरेंस है। तो ये दिमाग को रीसेट करने जैसा हुआ, ताकि जो चीजें पहले बोरिंग लगती थीं वे अब ज्यादा इंटरेस्टिंग लगें। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। जैसे अगर आप लगातार तेज म्यूजिक नहीं सुन रहे हो तो धीमी धुन भी अच्छी लगने लगती है। सही बात है। उसी तरह जब दिमाग कम उत्तेजित होता है तो पढ़ना, लिखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना ये ज्यादा आकर्षक लग सकता है। किताब में इसके कुछ तरीके भी बताए गए हैं। क्या ये सबके लिए एक जैसे हैं या अलग-अलग लेवल के हैं? किताब में मुख्य रूप से 3 लेवल बताए गए हैं, जो अलग-अलग जरूरतों और कह सकते हैं टॉलरेंस के हिसाब से हैं। पहला और सबसे इंटेंस है 48 आवर्स का फुल डोपामिन डिटॉक्स। इसमें 2 दिनों के लिए लगभग सभी बाहरी उत्तेजना स्रोतों से परहेज करना होता है, जैसे ड्रग्स, शराब, इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रोसेस्ड फूड, यहाँ तक कि म्यूजिक या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी। अरे बापे। हाँ, थोड़ा मुश्किल है। इस दौरान शांत एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, नेचर में वॉक या बस अपने विचारों के साथ बैठने की सलाह दी जाती है। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन दिमाग को रीसेट करने में काफी असरदार माना जाता है। ठीक है। और दूसरा है 24 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स। ये 48 घंटे वाले का छोटा वर्जन है। एक दिन के लिए उत्तेजनाओं से दूर रहना। ये शुरुआत करने के लिए अच्छा हो सकता है, हालांकि शायद 48 घंटे जितना गहरा असर ना हो। और तीसरा है पार्शियल डोपामिन डिटॉक्स। ये सबसे फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। इसमें किसी 1 या 2 खास डिस्ट्रैक्शन सोर्स को टारगेट किया जाता है, जैसे सिर्फ सोशल मीडिया एप्स या वीडियो गेम्स को कुछ समय के लिए बंद करना।
ये धीरे धीरे आदतें बदलने में मददगार हो सकता है। एक अच्छा पहला कदम हो सकता है। अब इसे करने के लिए, मतलब प्रैक्टिकली करने के लिए, किताब एक 3 स्टेप मेथड बताती है। पहला कदम क्या है? स्टेप 1, अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें। इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। 2 कॉलम बनाएं। क्या कर सकते हैं, कैन्स, और क्या नहीं कर सकते, कैंट्स। नहीं कर सकते कॉलम में वो सब एक्टिविटीज और उत्तेजनाएं लिखें जिनसे आप डिटॉक्स के दौरान बचना चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, जंक फूड। कर सकते हैं कॉलम में उन शांत, मीनिंगफुल एक्टिविटीज को लिखें जिन्हें आप करेंगे, जैसे पढ़ना, टहलना, मेडिटेशन। इस लिस्ट को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे आसानी से देख सकें। इससे क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। अब दूसरा कदम। मुझे लगता है सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं होता। विल पावर हमेशा काम नहीं करते। बिल्कुल नहीं करती। इसीलिए स्टेप 2, घर्षण यानी फ्रिक्शन जोड़े। इसका मतलब है उन चीजों को करना मुश्किल बना देना जिनसे आप बचना चाहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से बचना चाहते हैं तो ऐप्स को फोन से हटा दें या उन्हें किसी मुश्किल से मिलने वाले फोल्डर में छुपा दें। वेबसाइट्स ब्लॉक करें। फोन को दूसरे कमरे में रखें। हाँ। जितना ज्यादा फ्रिक्शन या रुकावट होगी उतनी कम संभावना है कि आप वो काम करेंगे। और इसके उलट जो अच्छी आदतें आप अपनाना चाहते हैं, आपकी कर सकते हैं लिस्ट वाली, उनके लिए फ्रिक्शन कम करें। किताब पढ़ने के लिए बिस्तर के पास रखें। जॉगिंग शूज दरवाजे के पास रखें। ये जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स वाली बात लगती है। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाना। और तीसरा कदम ये पूरे दिन के लिए टोन सेट कर सकता है। किताब सलाह देती है कि जागने के तुरंत बाद डिवाइस चेक करने से बचें। ओह, ये मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है पर जरूरी है। इसके बजाय दिन की शुरुआत किसी शांत, कम उत्तेजना वाली एक्टिविटी से करें, जैसे कुछ मिनट मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या बस खिड़की से बाहर देखना। एक शांत सुबह की रूटीन आपको फोकस और इरादे के साथ दिन शुरू करने में मदद करती है। जैसा किताब में कहा गया है, याद रखें, आप सुबह सबसे पहले क्या करते हैं यह आपकी सोच से कई ज्यादा मायने रखता है। ये 3 कदम, पहचानना, फ्रिक्शन जोड़ना और सुबह की शुरुआत, ये एक अच्छा फ्रेमवर्क देते हैं। लेकिन क्या डिटॉक्स के दौरान सिर्फ इन्हीं नियमों को फॉलो करना ही काफी है या कुछ और भी है? किताब कुछ और सुझाव भी देती है जो इस अनुभव को और गहरा बना सकते हैं, जैसे नोट्स लेना। डिटॉक्स के दौरान जो बेचैनी उठती है, जो क्रेविंग्स होती हैं या जो विचार आते हैं, उन्हें लिखना। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। अपने जीवन पर विचार करना, अपने लक्ष्यों, अपनी वैल्यूज और आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं, इस पर सोचना। समस्या समाधान करना। जब दिमाग शांत हो तो अपनी मौजूदा चुनौतियों के हल सोचना और अपने डरों को पहचानना। वो कौन से डर हैं जो शायद आपको उत्तेजना की तलाश या जरूरी कामों से बचने के लिए उकसाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात उठती है। कुछ रिसर्चर्स, जैसे रॉय बॉममिस्टर है, वो इस तरफ इशारा करते हैं। क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस की पहचान करना और नियम बनाना ही बिहेवियर बदलने के लिए काफी है, या हमें उन गहरी जरूरतों या ट्रिगर्स को भी समझने की जरूरत है जो हमें उन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ले जाते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बाहरी रुकावटें, फ्रिक्शन, यकीनन मदद करती हैं, लेकिन असली टिकाऊ बदलाव के लिए शायद उन अंदरूनी कारणों को समझना भी जरूरी है। डिटॉक्स के दौरान जो आत्मचिंतन का मौका मिलता है, वो इसी गहरी समझ को बनाने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि जड़ तक जाने की कोशिश है। तो डिटॉक्स का असल मकसद है उत्तेजना कम करके जरूरी कामों के लिए प्रेरणा बढ़ाना। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, खासकर डिटॉक्स के बाद? यहीं पर डेली प्लानिंग और फोकस बनाने की बात आती है। किताब हर दिन 3-5 जरूरी कामों को पहचानने और उन्हें प्राथमिकता देने का सुझाव देती है। खुद से पूछें, अगर आज मैं सिर्फ एक काम पूरा कर सकूं तो किसका सबसे ज्यादा असर होगा? ये अच्छा सवाल है। हाँ, ये आपको सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान देने में मदद करता है। और फिर उस काम को करने के लिए फोकस कैसे बनाएं, खासकर जब पुरानी आदतें वापस खींचने की कोशिश करती हैं? इसके लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं। एक पक्की रूटीन बनाएं। काम शुरू करने से पहले एक शांत ट्रिगर अपनाएं, जैसे चाय बनाना या 2 मिनट शांत बैठना। सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर शुरू करना होता है। एक बार शुरू कर दें तो मोमेंटम बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। 45 मिनट के बिना रुके काम के सेशन के लिए कमिट करें। और खुली बनाम बंद प्रणाली। ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम्स, ये क्या है? देखिए, खुली प्रणालियां वो हैं जिनमें अंतहीन जानकारी और उत्तेजना होती है, जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स, सोशल मीडिया फीड या न्यूज वेबसाइट। आप उनमें घंटों खो सकते हैं, कोई अंत नहीं है। अच्छा। बंद प्रणालियां सीमित होती हैं,
जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट जिस पर आप लिख रहे हैं, एक किताब जो आप पढ़ रहे हैं, या एक स्प्रेडशीट जिस पर आप काम कर रहे हैं। इनका एक साफ अंत होता है या एक तय काम का दायरा होता है। फोकस बनाए रखने के लिए बंद प्रणालियों में काम करना ज्यादा असरदार होता है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। तो अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जानबूझकर ज्यादा समय बंद प्रणालियों में बिताना चाहिए, खासकर दिन की शुरुआत में। एक एक्शन स्टेप के तौर पर हम पहचान सकते हैं कि कौन सी खुली प्रणालियां हमारा ज्यादा समय लेती हैं और उन्हें कैसे लिमिट किया जाए। बिल्कुल। अगर हम इससे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो ये सिर्फ काम निपटाने की बात नहीं है। ये अपने ध्यान और एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करने के बारे में है जो वाकई मायने रखती हैं, चाहे वो हमारे करियर के लक्ष्य हों, हमारी सेहत हो या हमारे रिश्ते हों। लेकिन ये सब करना आसान नहीं है। डिटॉक्स पूरा कर लेना या प्लान बना लेना एक बात है, पर लंबे समय तक इसे बनाए रखना, जिसे किताब डोपामीन रिलैप्स से बचना कहती है, वो एक अलग चुनौती है। क्या स्ट्रैटेजीज है इससे बचने की? सबसे पहली और जरूरी चीज है रिलैप्स के प्रति जागरूक रहना। उन संकेतों को पहचानना जब आप फिर से ज्यादा उत्तेजना की तरफ खिंच रहे हों या जरूरी कामों से बच रहे हों। सेल्फ अवेयरनेस यहाँ सबसे जरूरी है। जैसा मरीज कहते हैं, आत्म जागरूकता ही स्थायी बदलाव लाने की कुंजी है। और जब हम फिसल जाएं, जो कि शायद होगा ही, तब मन की लड़ाई को समझना जरूरी है। ये मान लें कि डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगी, दुनिया ऐसी ही बनी है। अगर आप कभी अपनी योजना से भटक जाते हैं तो खुद पर गिल्ट महसूस ना करें। किताब का मैसेज है, इस पर ज्यादा ध्यान न दें, बस अपनी रूटीन को फिर से शुरू करें और इसे एक बार में एक दिन लें। कंसिस्टेंसी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। परफेक्शन का प्रेशर ही कई बार हमें पूरी तरह छोड़ देने पर मजबूर कर देता है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल कदम है। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें, समझे कि आपका ध्यान बहुत कीमती है। आपका फोकस आपके लिए बहुत सारे पैसे के लायक है, जैसा किताब में कहा गया है, और इसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। एक कॉन्टिंजेंसी प्लान तैयार करें। सोचें कि क्या चीजें आपको भटका सकती हैं और उनके लिए पहले से रणनीति बनाएं। सोचें कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। एक सस्टेनेबल सिस्टम लागू करें। मुश्किल नियमों के बजाय सरल, टिकाऊ आदतें बनाएं। और किताब में यहाँ और अभी न्यूरोट्रांसमीटर विकसित करने की बात भी है। ये डोपामीन के असर को बैलेंस करने जैसा है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, डोपामीन हमें भविष्य के इनाम की तरफ धकेलता है ना, जबकि कुछ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, एंडोर्फिन हमें वर्तमान पल में शांति, संतुष्टि और जुड़ाव महसूस कराते हैं। अच्छा। तो किताब सुझाव देती है कि ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो इन्हें बढ़ावा दें, जैसे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, नेचर में समय बिताना, एक्सरसाइज या अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। ये एक्टिविटीज लगातार उत्तेजना की चाहत का मुकाबला करने में मदद कर सकती हैं। म्यूरिस कहते हैं, अत्यधिक उत्तेजना को रोकने के लिए यहाँ और अभी न्यूरोट्रांसमीटर विकसित करें। यहाँ तक कि एक 30 दिन की चुनौती का आइडिया भी दिया गया है, ताकि इन नई शांत आदतों को मजबूत किया जा सके। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो डोपामीन प्रेरणा के लिए ज़रूरी है, लेकिन आज की दुनिया की जो ये लगातार उत्तेजना है वो हमारे फोकस, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी सच्ची खुशी के रास्ते में आ सकती हैं। डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ चीज़ों से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक तरह से सचेत होकर उत्तेजनाओं को मैनेज करने, डिस्ट्रैक्शंस के लिए रुकावटें खड़ी करने, प्लान बनाने, फोकस डेवलप करने और ऐसी टिकाऊ आदतें बनाने के बारे में है जो हमें ज़्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने में मदद करे। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो शायद श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे, ये सिर्फ फोन कम इस्तेमाल करने या नोटिफिकेशंस बंद करने से कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम सच में अपने डोपामीन ट्रिगर्स को सचेत रूप से मैनेज करना सीख जाते हैं तो ये जिंदगी की उन बड़ी, ज्यादा चुनौतीपूर्ण लेकिन अंततः कहीं ज्यादा संतुष्टि देने वाली खोजों, जैसे कोई मुश्किल स्किल सीखना, गहरे रिश्ते बनाना या किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करना के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल सकता है। हम असल में अपने दिमाग को किस तरह के इनाम की तलाश करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, बस पल भर की उत्तेजना या लंबे समय तक टिकने वाला संतोष? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि थिबोट म्यूरिस की किताब डोपामीन डिटॉक्स से निकले ये विचार आपके लिए प्रेरणादायक और उपयोगी साबित होंगे।